सुबह की आमद थी। सितारों के रोशन कंवल धुंधले पड़ गए थे। मशरकी उफुक पर काफूरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। हवा ठंडी थी और बिखरी हुई भी थी। सहन में बिखरे हुए मूलसरी के फूल महक रहे थे। कहीं करीब ही किसी घर में मुर्ग ने बांग दी। ऐन उस वक्त छत पर कदमों की आहट सुनाई दी। हुजूर बेगम की आंखों पर गुनूदगी तारी थी। उन्होंने चौंक कर छत की जानिब देखा। कदमों की आहट अब खामोशी में तहलील होकर खत्म हो चुकी थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया था। हुजूर बेगम की आंखों में दूर दूर तक गुनूदगी का पता न था। वो अब पूरी तरह जाग रही थी। जरा देर बाद जीने का दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराया। सीढ़ियों पर चाप उभरी और रफ्ता रफ्ता ज्यादा वाज़ह होती गई। चाप से अंदाज़ा होता था कि घुप अंधेरे में कोई रुक रुक कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। हुजूर बेगम दम बखुद लेटी थीं। उनके कान जीने में उभरती चाप पर लगे हुए थे। वो टकटकी बांधे छत की कड़ियों को तक रही थीं। उनके चेहरे पर खौफ के साए फैलते जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने घबराकर करवट ली। मुड़कर गुलबदन की जानिब देखा। वो कमरे के एक गोशे में लिहाफ ओढ़े फर्श पर सुकड़ी हुई लेटी थी। हुजूर बेगम खामोशी से उसे देखती रहीं। फिर धीरे से खंखार कर उसे बेदार करना चाहा, लेकिन वो भी रात के पिछले पहर तक जागती रही थी और अब ऐसी गहरी नींद सो रही थी कि अपने आपे की भी खबर न थी। जीने में उभरती हुई चाप करीब और करीब आती गई। सख्त घबराहट और सरासीमगी के आलम में हुजूर बेगम ने रजाई एक तरफ फेंकी और उठकर तकिए के सहारे बिस्तर पर बैठ गईं। उन्होंने एक बार फिर गुलबदन को जगाने की कोशिश की। खौफ से लरसती हुई आवाज में आहिस्ता आहिस्ता नाम लेकर पुकारा, गुलबदन, हरियो गुलबदन। लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। बेखबर सोती रही। कदमों की आहट पुरहौल सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी और अब नीचे आखिरी सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। हुजूर बेगम ने कमरे के दरवाजे की जानिब सहमी हुई नजरों से देखा, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुंडी लगी हुई थी। अलबत्ता उस खिड़की का एक पट खुला था जो सहन के रुख पर थी। हुजूर बेगम ने धड़कते दिल के साथ खिड़की पर नजर डाली। खुले हुए पट की आड़ से बाहर देखा। सहन में गहरा सुकूत था। हर तरफ कोहर की हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। सहन के मशरकी गोशे में वो तवील सहनची थी जो शहनशीन के नशेब में किसी कदर आगे निकली हुई थी। सहनची के ऐन मुकाबिल खुला हुआ ऊंचा दर था। ये जीने में दाखिल होने का रास्ता था। हुजूर बेगम का कमरा दूर था। उनके कमरे और जीने के दरमियान दालान दर दालान हायल थे। दोनों दालानों में अभी तक मृदंगे और फानूस रोशन थे। मृदंगों और फानूसों को आम तौर पर आधी रात को बुझा दिया जाता था। उस वक्त हुजूर बेगम अपनी ख्वाबगाह में जाकर बिस्तर पर लेट जाती थी। एक खादिमा बांस की ऊंची छड़ उठाए दालान में दाखिल होती। छड़ के सिरे पर मोटा ऊनी कपड़ा बंधा होता। वो फानूस या मृदंग के नीचे खड़ी होती, छड़ बुलंद करती और हर जलती हुई शमा के ऊपर रख देती। चंद लम्हे में शमा बुझ जाती, धुआं भी न उठता, जिसकी बू हुजूर बेगम को नागवार गुजरती थी। खादिमा निहायत एहतियात और होशियारी से इसी तरह हर फानूस और मृदंग में रोशन शमा बुझा देती। अलबत्ता दीवारों पर आवेजा कंवल और शाखे दो शाखे रोशन रहते थे। उनके साथ साथ दीवार गिरियां भी रोशन रहती थीं। उनको रात खत्म होते ही अलग सुबह गुल कर दिया जाता था। हुजूर बेगम खिड़की की आड़ से जीने के दर की जानिब देख रही थी, जिसकी बुलंदी पर मुदव्वर मेहराब थी। उनको रोशनियों से जगमगाते दोनों दालान तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सहनची का आगे निकला हुआ वो हिस्सा नजर आ रहा था जिसमें मृदंगों और फानूसों की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने देखा जीने के दर पर एक साया उभरा, आगे बढ़ा और सहन में पहुंच गया। कोहरे की धुंध इतनी गहरी थी कि वो उसके बारे में कोई अंदाजा न लगा सकी। वो हनूज धुंधला धुंधला साया ही नजर आ रहा था जो कोहरे में लिपटा हुआ हौले हौले सहनची की जानिब बढ़ रहा था। हुजूर बेगम सकते के से आलम में मसहरी के सिरहाने से टेक लगाए गुमसुम बैठी थी। सांस रुक रुक कर चल रही थी। चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। नजरें खिड़की की जानिब उठी थीं। कोई सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नीलगू धुंध से निकलकर झपाक से सहनची में दाखिल हुआ। हुजूर बेगम को उसकी हल्की सी झलक नजर आई। वो सहमी हुई दम बखुद बैठी रहीं। कमरे में गहरी खामोशी थी। दीवार पर आवेजा कंवल में जलती हुई शमा की लौ आहिस्ता आहिस्ता थरथरा रही थी। बाहर दालान में रुक रुक कर चाप उभर रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई दबे दबे कदमों चल रहा हो।
हुजूर बेगम बुत बनी खामोश बैठी रहीं। जरा देर बाद खिड़की के पास खटका महसूस हुआ, साथ ही तेज खुशबू का झोंका आया। खिड़की की चौखट पर एक परछाई लहराई। हुजूर बेगम की सांस रुक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हुजूर बेगम ने खुद को संभालने की कोशिश की, गौर से खिड़की की जानिब देखा। अब वहां कोई न था। सहन में दूर दूर तक कोहरे की नीलगू धुंध फैली हुई थी। सहनची में रोशनी जर्द धब्बे की मानिंद नजर आ रही थी। जीने का ऊंचा दर किसी तारीख गार का दहाना मालूम होता था। हर तरफ वीरानी बरस रही थी। तला तारा का कमरा अंदरूनी दालान के नुक्कड़ पर था और हुजूर बेगम के कमरे से ज्यादा दूर न था। थोड़ी देर बाद हुजूर बेगम ने तला तारा के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट सुनी। वो हनूज गुमसुम बैठी रहीं, मगर उनको करार न आया। बेचैन होकर पहलू बदला। ममता का जज्बा खौफ पर रफ्ता रफ्ता गालिब आने लगा। उनके लिए कमरे में ठहरना वबाल हो गया। वो खुद को काबू में न रख सकी। बेकरार होकर बिस्तर से नीचे उतरी, जूती पहनी, खूंटी पर लटकी हुई सब्ज शॉल उतारी, उसे ओढ़ा, गुलबदन की जानिब मुड़कर देखा। वो बेखबर सो रही थी। उन्होंने उसे जगाना मुनासिब न समझा। आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल कर बाहर चली गईं। रात भर की जागी हुई तमाम खादिमाएं गहरी नींद सो रही थीं। हर तरफ सुकूत तारी था। फसील नुमा ऊंची ऊंची दीवारों की ओट से सुबह का हल्का हल्का उजाला फूट रहा था। रात रुखसत हो रही थी, मगर सहन में कोहरे की धुंध अभी तक फैली हुई थी। हुजूर बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तला तारा के कमरे की समत बढ़ी। वो अभी तक खौफजदा और सहमी हुई थीं। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा, कमरे के दरवाजे का एक पट थोड़ा सा खुला था। अंदर हल्की हल्की रोशनी थी। वो लम्हे भर के लिए दहलीज पर ठिठकीं और फिर धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हो गईं। उनका कयास सही निकला। तला तारा सामने मसहरी पर नजरें झुकाए बैठी थी। वो जगमगाता हुआ सुर्ख अरूसी लिबास पहने हुए थी। गले में मुरझाए हुए फूलों के गजरे पड़े थे। बालों पर अफशां झिलमिला रही थी। आंखों में नींद का खुमार था। चेहरे पर शगुफ्तगी थी। उसे देखकर साफ मालूम होता था कि वो अभी अभी हुजले उरूसी से निकल कर आई है। हुजूर बेगम ने उसकी ये सजधर देखी तो दम बखुद रह गईं। उनके दिल पर चोट लगी। उन्होंने आहें सर्द खींची और हैरान व परेशान खड़ी रहीं। उनकी समझ में ही ना आया कि क्या करें क्या ना करें। तला तारा मसहरी पर चुप बैठी थी और हुजूर बेगम चंद कदम के फासले पर उसके रूबरू बुत बनी खड़ी थी। कमरे में सुकूत तारी था। खिलाफे मामूल तला तारा ने माँ की जानिब कोई तवज्जो न दी। न वो उन्हें देखकर एहतरामन उठी, न दुपट्टे के पल्लू से सर ढका, न झुक कर आदाब किया। जिस तरह बैठी थी उसी तरह अपनी जगह पर खामोश बैठी रही। हुजूर बेगम फटी फटी आंखों से बेटी का चेहरा तक रही थी। वो बिल्कुल सपाट नजर आ रहा था, मगर वो ज्यादा देर इस आलम में खड़ी न रह सकी। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। वो आगे बढ़ी और तला तारा के पहलू में बैठ गईं। बेकरारी बढ़ी, जब्त के सारे बंधन टूट गए। उन्होंने उसे बेख्तियार अपने सीने से चिमटा लिया और सिसकियां भरकर रोने लगीं। तला तारा का तमाम जिस्म इतरे सुहाग से महक रहा था। पलकें नींद से बोझल हो रही थीं। वो बिल्कुल खामोश थी। न उसने माँ से कोई बात की, न उनको आंसू बहाते देखकर दिलजोई की, और न ही उसकी आंखों से आंसू टपका। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात न थे। वो खोई खोई और सहरजदा सी बैठी रही। हुजूर बेगम ने बेटी को इस खुद फरामोशी के आलम में पाया तो तड़प उठी। उन्होंने उससे कुछ न पूछा, सिरे से बात ही न की। दिल गिरफ्तार होकर ठंडी सांस भरी, दुपट्टे के आंचल से आंखों में उमड़ते हुए आंसू पोंछे, झुककर तला तारा की पेशानी को चूमा और उठकर खड़ी हो गईं। तला तारा के सर पर शफकत से हाथ फेरा, मुड़ी और निहायत खामोशी से बाहर चली गईं। उन्होंने कमरे से निकलते हुए दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए थे। दालान में पहुंचकर वो गुलाम गर्दिश में दाखिल हुई। अभी तक खामोशी का राज था। गुलाम गर्दिश में हल्का हल्का अंधेरा था। सर्दी से उनका जिस्म थरथरा रहा था। उन्होंने गुलाम गर्दिश अबूर की और मुगलानी की कोठरी के सामने पहुंच गईं। दरवाज़ा बंद था। हुजूर बेगम ने हौले हौले दस्तक दी। मुगलानी गहरी नींद में थी। उन्होंने भी तमाम रात बेचैनी में बसर की थी। कुछ ही देर कबल आंख लगी थी। वो बेखबर सोती रहीं, मगर दरवाजे पर बार बार आहट हुई तो बेदार हो गईं। चंद लम्हे सहमी हुई बिस्तर पर लेटी रहीं, फिर लरसती हुई आवाज से दरियाफ्त किया, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? बी मुगलानी, मैं हूं। बाहर से हुजूर बेगम की आवाज़ उभरी। जरी दरवाज़ा तो खोलो। मुगलानी ने फौरन उनकी आवाज़ पहचान ली। हड़बड़ा कर उठी, बिस्तर से नीचे उतरी, बदहवासी में नंगे पैर बढ़ी, दरवाज़ा खोला। हुजूर बेगम को रूबरू पाया तो परेशान होकर बोली, सरकार खैरियत तो है?
वो हक्का बक्का होकर उनका चेहरा तकने लगी। हुजूर बेगम ने रसान से कहा, जूती पहन लो और दुलाई बदन पर डाल लो, सख्त सर्दी है। उनकी आवाज भी सर्दी से कपकपा रही थी। मुगलानी फौरन पलटी, जूतियां पैर में डाली, दुलाई ओढ़ी और कोठरी से बाहर आ गईं। नज्जो रात को हुरमुजी की कोठरी से वापस आ गई थी और अब अपने बिस्तर पर सो रही थी। जवानी की नींद थी, उसे हुजूर बेगम की आमद का मुतलक इल्म न हुआ। हुजूर बेगम ने मुगलानी को अपने हमराह आने का इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो आगे बढ़ी, मुगलानी उनके पीछे चली। हुजूर बेगम बिल्कुल खामोश थीं, मगर मुगलानी खामोश न रह सकी। उन्होंने बेचैन होकर पूछा, सरकार कोई परेशानी की बात तो नहीं? हाँ, खैरियत ही है, उन्होंने गहरी सांस भरी और ताकीद करने के अंदाज में बोली। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। उनका लहजा मध्यम और राजदाराना था। कमरे में पहुंचकर इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। मुगलानी ने मजीद बातचीत न की, खामोशी से हुजूर बेगम के पीछे पीछे चलती रहीं। हुजूर बेगम अपने कमरे में दाखिल हुई। गुलबदन को आवाज दी, गुलबदन, ए गुलबदन। गुलबदन ने करवट बदली, नींद में डूबी हुई आवाज में पूछा, सरकार क्या हुक्म है? मगर बदस्तूर लेटी रही। हुजूर बेगम को उसका रवैया निहायत शाक गुजरा। जलकर बोली, कमबख्त, तू तो मुर्दों से शर्त बांधकर सोई है, उठकर बैठ। गुलबदन झट उठकर बैठ गई। कच्ची नींद से बेदार हुई थी, अभी तक नींद का शदीद गलबा भी था। घबरा कर फटी फटी आंखों से हुजूर बेगम और उनके अकब में खड़ी हुई मुगलानी को तकने लगी। हुजूर बेगम ने हुक्म दिया, कमरे से बाहर जाओ, अफसरी से कहो कि सवेरा हुआ चाहता है, रोशनियां गुल कर दे, धाड़ धाड़ जल रही हैं। उनके लहजे में झुंझलाहट थी। गुलबदन फौरन उठ खड़ी हुई, बिस्तर लपेटकर बगल में दबाया और कमरे से बाहर चली गई। हुजूर बेगम थकी हुई सी आगे बढ़ी और निढाल होकर बिस्तर पर दराज हो गईं। शब बेदारी और परेशानी से उनका चेहरा मुरझाकर मटियाला पड़ गया था। वो उस वक्त बहुत शिकस्ता और लागर नजर आ रही थी। मुगलानी हनूज दहलीज के करीब गुमसुम खड़ी थी। हुजूर बेगम ने मुड़कर मुगलानी को देखा, नर्म लहजे में कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। उन्होंने तख्त की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया, हाँ, मुझे एक पान बनाकर भी दो, मुंह फीका फीका हो रहा है। मुगलानी खामोशी से तख्त पर उसी जगह बैठ गईं जहां रात को मौजूद थीं। उन्होंने पानदान खिसकाकर करीब किया, उसका ढकना खोला और एक पान लगाकर निहायत अदब से हुजूर बेगम को पेश किया। वो अभी तक बेचैन और मुस्तरिब नजर आ रही थी। हुजूर बेगम ने भी उनके इस्तिराब को महसूस किया। उन्होंने पान की गिलोरी लेकर मुंह में रखी, मुगलानी को नजर भर कर देखा, फिर मुत्तला किया। तला तारा बेगम वापस आ गई हैं। उनकी आवाज में हल्की हल्की थरथराहट थी। तुम उनके नहाने के लिए हम्माम में गर्म पानी रखवा दो। छोटी सरकार वापस आ गई? मुगलानी ने यकीन न आने के अंदाज में दरियाफ्त किया। सरकार, वो कब आई? थोड़ी ही देर पहले वापसी हुई है, हुजूर बेगम ने बताया। मुगलानी ने झिझकते हुए दरियाफ्त किया, सरकार वो रात भर रही कहाँ? ऊपर की मंजिल पर। हुजूर बेगम ने छत की जानिब उंगली उठाकर जवाब दिया। सरकार, आपको कैसे मालूम हुआ वो ऊपर थी? मुगलानी ने कुरेद कर पूछा। आपने उनसे मालूम किया था कि कहाँ रहीं, कैसे रहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, हुजूर बेगम ने मुगलानी को बताया। पूछती भी कैसे, वो अपने होश में कब है? खोई खोई सी बुत बनी बैठी है, ना आदाब ना सलाम, बात करने के लिए मुंह ही नहीं खोला। ऐ हुजूर, उन्हें हो क्या गया? मुगलानी ने घबराकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। वो उन्हीं के असर में है जिनका ऊपर की मंजिल पर साया है। हुजूर बेगम ने आहें सर्द खींची। कल तो उनका फेरा था, जुमेरात थी ना, खुदा मालूम ये किस्मत की मारी वहां कैसे पहुंच गई। सरकार, कसम ले लीजिए, जो मैंने छोटी सरकार को जीने पर कदम रखते हुए भी देखा हो, मैं तो तमाम वक्त जीने के करीब सहनची में ही बैठी रही। मुगलानी को मान हुरमुजी की बातें याद आ गईं। उन्होंने दबी जबान से शक व शुबे का इजहार किया। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो रात भर छत पर रहीं। सरकार, आपने ये कैसे अंदाजा लगाया? आपकी तो उनसे बात ही नहीं हुई। मैंने उसे जीने से आते हुए देखा था। समझ में नहीं आता किस वक्त और कैसे चुप छुपाते ऊपर चली गईं। मुगलानी ने एक बार फिर सफाई पेश की। सरकार, आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मालूम करने की कोशिश करूं। वो खुद बता दे तो ये उसकी मर्जी, हुजूर बेगम ने ताकीद की, मगर उससे कुछ न पूछना, उल्टे सीधे सवाल करके उसे परेशान न करना। पहले ही हलकान हो रही है। वो अपने आपे में कब है? मगर सरकार, मेरा मतलब है। मैं तुम्हारा मतलब बखूबी समझ रही हूँ। हुजूर बेगम ने मुगलानी को आगे बोलने का मौका न दिया। जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। बहुत बेहतर सरकार, मुगलानी ने उठते हुए कहा, मगर आप मुंह हाथ धोकर खा पी लें, रात से हलक में कुछ नहीं गया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं, हुजूर बेगम ने बेजारी से कहा।
چاہتی ہوں ذرا دیر سو لوں، قسم لے لو جو تمام رات پل بھر کے لیے بھی آنکھ لگی ہو۔ سرکار مجھے خبر ہے کہ آپ ساری رات جاگتی رہیں۔ مغلانی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اللہ، کیسی پہاڑ سی رات تھی، کانٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ حضور بیگم خاموش رہیں۔ مغلانی نے بھی مزید بات چیت نہ کی، آگے بڑھیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ باہر نکل کر دالان میں پہنچی، دیکھا افسری بانس کی چھڑ اٹھائے روشن شمعوں کو گل کر رہی تھی۔ اب صحن میں صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ خادماؤں کی کوٹریوں سے کھانسنے کھنکھارنے کی آوازیں رک رک کر خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔ مغلانی آہستہ آہستہ اسی سمت بڑھنے لگیں۔